हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10th विज्ञान चैप्टर 11 चल रहा था, कार्य ऊर्जा व शक्ति। इसका आज हम पार्ट 9 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 8 तक इसको हमने कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा के बारे में। ठीक है, अब विद्युत ऊर्जा ये कुछ इस वीडियो में कुछ परिभाषाओं रिलेटेड कुछ बातें होंगी, तो उसको अब ध्यान से सुनते जाना है। विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है? आवेशित कणों में निहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। इसको यदि हम परिभाषा के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं आवेशित कणों में निहित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जो आवेशित कणों में निहित ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है? विद्युत ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि जब कण आवेशित होते हैं तो आवेशित कणों के चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो क्या लिखेंगे कि जब कण आवेशित होते हैं तो इन आवेशित कणों के चारों तरफ कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये विद्युत क्षेत्र समीप के दूसरे आवेशित कणों पर बल निरूपित करता है और उन्हें गति प्रदान करता है, जिससे ऊर्जा का संचरण होता है। कैसे? जैसे आवेशित कण है उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा। ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी दूसरे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है और आकर्षित करता है तो उसके ऊपर एक बल निरूपित करता है। तो या तो आकर्षण बल हो सकता है या प्रतिकर्षण बल इसको हम बोल सकते हैं। तो या तो आकर्षण बल हो सकता है या फिर कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। जैसे हम बात करते हैं, ये धनात्मक चार्ज है, ठीक है, और ये हम किसको डिनोट करेंगे? धनात्मक विद्युत क्षेत्र को। ये प्रथम स्थिति है। उसके बाद में सेकंड स्थिति में हम डिनोट करते हैं ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र को। तो ऋणात्मक जो विद्युत क्षेत्र होता है इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र। और ये कौन सा है? धनात्मक विद्युत क्षेत्र। धनावेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दूसरे धनावेशित कणों को प्रतिकर्षित करता है। अब जैसे धनावेशित कण जो है उनके चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या करता है? दूसरे कोई भी धनावेशित कण उसके चारों तरफ, तो उनको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि समान आवेशों के मध्य कौन सा बल काम करता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और असमान आवेशों के मध्य आकर्षण बल काम करता है। इसी प्रकार जो धनावेशित आवेश है वो ऋणावेशित आवेशों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। एक ये स्थिति आपको इसमें ध्यान में रखनी है। और परिपाटी के अनुसार विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा उस ओर होती है जिस और एक धनावेशित कण उस क्षेत्र में गति करेगा। अतः धनावेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को धनात्मक बिंदु से बाहर की ओर, देखना, धनावेशित कणों का विद्युत क्षेत्र जो होता है वो धनात्मक बिंदु से बाहर की ओर जाता हुआ या बाहर की ओर निकलता हुआ दर्शाया जाता है, जबकि ऋणावेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को ऋणात्मक बिंदु के अंदर की ओर जाते हुए दर्शाया जाता है। तो धनात्मक विद्युत क्षेत्र है उसको बाहर की ओर दर्शाया जाता है, निकलता हुआ दर्शाया जाता है, और ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र को अंदर की ओर प्रवेश करता हुआ दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये स्थिति आपको ध्यान में रखना है। और आवेशित कणों की स्थिति के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है और विद्युत क्षेत्र द्वारा जब इन कणों पर बल लगाया जाता है तो एक निश्चित दिशा में गमन करते हैं। तो देखो, आवेशित कण है
तो उसमें आवेश के कारण उसके अंदर ऊर्जा होती है। और जब कोई अन्य आवेशित कण उस आवेशित कण के पास आता है तो आवेशित कण उन कणों के ऊपर क्या लगाता है, बल लगाता है। ठीक है, कैसे लगाता है वो हम देखते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में जब हम बात करें, जैसे पहला उदाहरण देखते हैं, यदि एक धनावेशित कण को ऋणावेशित स्रोत से दूर ले जाना हो तो हमें बाह्य बल लगाना होगा। कैसे? यदि एक धनावेशित, ध्यान रखना, यदि एक धनावेशित कण को ऋणावेशित स्रोत से दूर ले जाना हो, धनावेशित कण को ऋणावेशित स्रोत से दूर ले जाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, वो भी अधिक मात्रा में। क्यों? क्योंकि धनावेशित कण है और वो किसी ऋणावेशित स्रोत के पास है, तो उनके मध्य कौन सा बल होगा, आकर्षण बल होगा। और इस आकर्षण बल के कारण हमें अत्यधिक मात्रा में बाह्य बल है उसके लगाने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में धनावेशित कण की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जो धनावेशित कण है उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ऋणावेशित जो कण है उसको अत्यधिक बल के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जब इसके ऊपर बल लगाएंगे, यानी इस धनावेशित कण को अलग करेंगे ऋणावेशित कण से, तो उसके ऊपर अत्यधिक बल लगाएंगे, और जब बल अधिक लगता है तो उस कण की स्थितिज ऊर्जा है उसका मान भी क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा या बढ़ जाएगा। और जैसे ही बाह्य बल को हटाया जाएगा तो कण विद्युत क्षेत्र में ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा से कम स्थितिज ऊर्जा की ओर गमन करने लगेगा, और इसी तरह धनावेशित कण स्वाभाविक प्रक्रिया स्वरूप ऋणावेशित स्रोत की तरफ गति करता है। और इस प्रक्रिया में ऋणावेशित कणों की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, और यही ऊर्जा हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। ध्यान से देखना कि जैसे ही इस धनावेशित कण को अलग करेंगे स्रोत से तो उसके ऊपर बल लगाएंगे, और जब इसके ऊपर बल लगाया जाता है तो बल लगाने से इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसके अंदर वृद्धि हो जाती है। और जब इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और जब ये किसी अन्य ऋणावेशित कण की तरफ आता है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो इनके मध्य आकर्षण बल होगा, और आकर्षण बल के कारण ये कण है वो ऋणावेशित स्रोत की तरफ गति करेगा, और इस गति करने से इसकी स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है, और इस ऋणावेशित स्रोत की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ने लगती है, और ऋणावेशित स्रोत की तरफ ये धनावेशित कण है वो आकर्षित होने लगता है। ठीक है, इसी प्रकार दैनिक जीवन में ऊर्जा का उपयोग हम घरों में विद्युत धारा और विद्युत विभव के रूप में करते हैं। हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाले विद्युत उपकरण और युक्तियाँ जैसे बल्ब, उसके बाद में जैसे पंखा है, विद्युत इस्त्री है, हमारे द्वारा जो प्रयोग की जाती है घर में, हेयर ड्रायर, गीज़र, मोबाइल, ये विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हेयर ड्रायर है, गीज़र है और मोबाइल, तो ये किसका उपयोग करते हैं, विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं, अर्थात विद्युत ऊर्जा की खपत के द्वारा ये क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है, ये स्थिति आपको ध्यान में रखनी है। एक बार जब विद्युत ऊर्जा अन्य स्वरूप में बदलती है तो हमें प्रकाश, गतिज ऊर्जा और अन्य ऊर्जा प्राप्त होती है, और ये विद्युत ऊर्जा अन्य स्रोत के द्वारा बदली जाती है, उससे द्वारा हमें जैसे प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है, साथ में हमें ऊष्मा ऊर्जा है वो भी प्राप्त होती है। तो ये आपको स्थिति ध्यान में रखनी है। विद्युत का उत्पादन अनेक प्रक्रियाओं द्वारा होता है, तो इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा की दृष्टि से पूछ लिया जाता है, या कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। माइकल फेराडे ने सबसे पहले विद्युत जनित्र की खोज की थी। विद्युत जनित्र की खोज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कब की थी, 1800
1831 में माइकल फेराडे ने की थी। विद्युत जनित्र की खोज 1831 में माइकल फेराडे ने की थी। ठीक है, विद्युत जनित्र की खोज 1831 में किसने की थी? माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये स्थिति आपको ध्यान में रखनी है। और आज भी मुख्य रूप से जनित्र में चुंबकीय ध्रुवों के मध्य तार अथवा कॉपर डिस्क से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जो जनित्र होता है तो उसके मध्य जो तार होता है या जो कॉपर डिस्क होती है उससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और वर्तमान में विभिन्न प्रकार के विद्युत संयंत्रों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा है वो प्राप्त की जाती है। विभिन्न प्रकार के विद्युत संयंत्र हैं, तो उन संयंत्रों के द्वारा विद्युत ऊर्जा है उसका उत्पादन किया जाता है। तो ये आपको एक स्थिति ध्यान में रखनी है। कुछ बेसिक बातें हैं वो आपको पढ़नी होती है। ठीक है, अब उसके बाद में सामान्यतः हम देखते हैं जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, विद्युत संयंत्र का ब्लॉक आरेख। विद्युत संयंत्र का ब्लॉक आरेख। तो ब्लॉक आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछा भी जा चुका है पहले और आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसमें देखो पहले किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उससे पहले ब्लॉक आरेख देखते हैं कैसा बनता है। तो कोयला दहन अथवा नाभिकीय अथवा सौर ऊष्मा संयंत्र, नाभिकीय अथवा सौर ऊष्मा संयंत्र। ठीक है, उसके बाद में पानी, भाप, टरबाइन व जनित्र। ठीक है, तो टरबाइन या जनित्र चलाते हैं और यहाँ पे क्या है, शीतलक होता है। ठीक, तो ये आपको इसमें स्थिति ध्यान में रखनी है। भाप है वो शीतलक से गुजारी जाती है और वापस पानी में परिवर्तित होती है और यहाँ से ऊर्जा है उसका मान प्राप्त कर लिया जाता है। तो ध्यान रखना परीक्षा में किस प्रकार का क्वेश्चन आया था। जैसे मान लो यहाँ पे ये भाप की जगह अगले ने दे दिया अक्ष, तो दिए गए ब्लॉक आरेख में अक्ष के स्थान पर क्या होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होता है भाप। बस इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ पहले। या फिर यहाँ पे शीतलक की जगह आपको अक्ष दे दिया, यहाँ पे अक्ष दे दिया कि अक्ष की जगह क्या आएगा। तो आपको यदि ये आता है तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे शीतलक। इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है कि विद्युत संयंत्र का ब्लॉक आरेख है वो किस प्रकार बनता है। तो ये आपको स्थिति ध्यान में रखनी है। जैसे कोयला दहन है, नाभिकीय अथवा सौर ऊर्जा संयंत्र है, इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको पानी में प्रवाहित किया जाता है। तो पानी इस ऊर्जा के कारण गर्म होगा, गर्म होने से उसमें भाप बनेगी और इस भाप में टरबाइन जो है या जनित्र चलाए जाते हैं, उससे विद्युत का उत्पादन कर लिया जाता है। और ये भाप बनी तो कुछ भाप है वो शीतलक के अंदर से होती है। शीतलक का मतलब इसके अंदर जैसे ही भाप आएगी वो ठंडी होगी, ठंडी होगी तो द्रव में बदलेगी और द्रव में बदलते ही कहाँ पे वापस पानी के अंदर चली जाती है। तो ये ब्लॉक आरेख होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आता है विभिन्न ऊर्जा संयंत्र। तो विभिन्न ऊर्जा संयंत्र कौन कौन से हैं तो वो आपको इसमें देखने हैं।
विभिन्न ऊर्जा संयंत्र। तो सबसे पहले इसमें आपको ध्यान में रखना है कोयला संयंत्र। ये कोयला संयंत्र है वो कैसे काम करता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या होता है, जो कोयला होता है कोयले का दहन करते हैं। अब जब कोयले का दहन करते हैं तो कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। और जब कोयले का दहन करते हैं तो उससे जो रासायनिक ऊर्जा है, ये रासायनिक ऊर्जा दहन के द्वारा किस में परिवर्तित होगी, ऊष्मा ऊर्जा में। तो सब कोयले का दहन किया जाता है, या आप ध्यान रखना कोयले में कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। और जब कोयले का दहन करते हैं तो ये रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। और इस ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग पानी में इसको प्रोवाइड करते हैं, और पानी से क्या बनती है, भाप बनती है। ध्यान रखना, इस ऊष्मा ऊर्जा से पानी में इसको प्रोवाइड किया जाता है और पानी से भाप को बदला जाता है। अब ये जो भाप होती है इसमें टरबाइन चलाए जाते हैं, और टरबाइन जैसे ही घूमती है तो जनित्र से विद्युत का उत्पादन होता है। तो आगे जनित्र से विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये आपको स्थिति ध्यान में रखनी है कि जब कोयला है तो कोयले के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा होती है और उसका जब दहन किया जाता है तो ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है, और इस ऊष्मा ऊर्जा को परिशुद्ध मान के जो पानी है उसके अंदर प्रवाहित किया जाता है। तो ऊष्मा जब पानी के अंदर प्रवाहित होगी तो पानी की क्या बनती है, भाप बनती है। और इस भाप में जो टरबाइन है वो चलाए जाते हैं। टरबाइन के जो पंखे जब घूमते हैं अर्थात टरबाइन गति करता है, तो इस टरबाइन के द्वारा जो ऊर्जा बनती है वो जनित्र से विद्युत का उत्पादन कर लिया जाता है। तो ये कौन सा संयंत्र कहलाता है, कोयला संयंत्र कहलाता है। इसी प्रकार नाभिकीय संयंत्र भी कार्य करता है, सेम तरीके से होता है। सेकंड है नाभिकीय संयंत्र। नाभिकीय संयंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, इन संयंत्रों में नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा से पानी को वाष्प में बदला जाता है। कैसे, देखो नाभिकीय विखंडन होता है। अब जब नाभिकीय विखंडन होगा उससे ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होगी, और ये ऊष्मा ऊर्जा पानी है तो पानी को किस में, भाप में परिवर्तित करती है। नाभिकीय विखंडन से ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होगी और ये पानी को वाष्प में बदलती है, ठीक है। और वाष्प द्वारा टरबाइन व जनित्र की सहायता से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अब ये भाप है, उस भाप में क्या चलाए जाते हैं, टरबाइन। और टरबाइन है तो टरबाइन से आगे जो जनित्र की सहायता से विद्युत उत्पादन होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, नाभिकीय विखंडन से जो ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है उसको पानी के अंदर प्रवाहित करते हैं, पानी भाप बनता है, भाप में टरबाइन चलाते हैं, और टरबाइन चलाने से जनित्र के द्वारा विद्युत का उत्पादन है वो कर लिया जाता है। और नाभिकीय विखंडन से ऊष्मा प्राप्त होने के बाद की प्रक्रिया लगभग किसके समान होती है, कोयला संयंत्र के समान होती है। अगला आता है जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं, ध्यान से देखना इसको। ये बेसिक है, वो आपको ध्यान में रखना है। जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है, जल विद्युत संयंत्रों में बांध बनाकर पानी की स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। अब देखो जल विद्युत संयंत्र में सबसे पहले पानी जो होता है उसको बांध बना के रोक लिया जाता है, ठीक है। और जब पानी को रोक लेते हैं बांध बना के,
तो पानी की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। यानी एक जगह पानी इकट्ठा होगा तो पानी की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाती है, और इस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर टरबाइन घुमाया जाता है। अभी इस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर टरबाइन घुमाते हैं, और टरबाइन के बाद में जनित्र से विद्युत का उत्पादन कर लिया जाता है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में बदलते हैं और गतिज ऊर्जा में टरबाइन उसके अंदर घुमाते हैं, और टरबाइन के बाद में जनित्र से विद्युत का उत्पादन है वो कर लिया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें देखो, इसमें होता क्या है कि पानी बहता हुआ पानी है, उसको बांध बना के एक जगह रोक लिया जाता है। रोकने के बाद में जब पानी रुकेगा, एक जगह इकट्ठा होगा, तो पानी की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। उसके बाद में अचानक से उस पानी को किसी ढलान के द्वारा नीचे छोड़ा जाता है। अब छोड़ने से क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट होगी, गतिज ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा जितना फास्ट गति से पानी नीचे की तरफ जाएगा, उतना ही फास्ट गति से टरबाइन है वो घूमेगा, और टरबाइन घूमेगा तो जनित्र के द्वारा विद्युत का उत्पादन है वो कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है पवन ऊर्जा संयंत्र। पवन ऊर्जा संयंत्र क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। पवन ऊर्जा संयंत्र में क्या होता है, पवन चक्की में हवा की गतिज ऊर्जा से टरबाइन घुमाकर जनित्र से विद्युत उत्पादन किया जाता है। देखो, पवन चक्की होती है, और पवन चक्की में जो पंखे होते हैं, अब जब तेज हवा चलती है तो तेज हवा चलने से पंखे तीव्र गति से घूमेंगे, और जब पंखे तीव्र गति से घूमते हैं तो टरबाइन घूमेंगे। यानी इन पंखों का संबंध कहाँ से कर दिया जाता है, टरबाइन से, और टरबाइन है जब घूमेगा तो जनित्र से ऊर्जा का उत्पादन कर लिया जाता है। तो जनित्र से किसका उत्पादन कर लिया जाता है, ऊर्जा का उत्पादन जो है वो कर लिया जाता है। तो ये आपको एक दो स्थिति है वो ध्यान में रखना है। ये नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत वातावरण के लिए हितकारी होता है, तो ध्यान रखना इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, और ये स्रोत है नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ऊर्जा संयंत्र है, और इससे वातावरण में हानिकारक गैसों का निष्कासन नहीं होता है। इसका मतलब ये पर्यावरण हितैषी होता है। ठीक है, और उसके बाद में अगला जो है वो आता है सौर ऊष्मा संयंत्र। सौर ऊष्मा संयंत्र, अब ये सौर ऊष्मा संयंत्र कैसे कार्य करता है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को लेंस या दर्पणों की सहायता से केंद्रित करके ऊष्मा में बदला जाता है, और उस ऊष्मा से भाप बनती है, भाप से टरबाइन चलते हैं, टरबाइन से जनरेटर को घुमाया जाता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सौर ऊष्मा संयंत्र क्या होता है, जो जैसे मान लो ये सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा है, इसको किसी लेंस या दर्पण, लेंस या दर्पण पे इसको सूर्य के प्रकाश को आपतित किया जाता है, और लेंस या दर्पण से सूर्य का प्रकाश टकराएगा, तो टकराने से क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मा, और इस ऊष्मा को जल के अंदर प्रवाहित करते हैं। जल की क्या बनेगी, भाप बनेगी। भाप में टरबाइन घुमाते हैं, और टरबाइन घुमाने से जनित्र से ऊष्मा का उत्पादन कर लिया जाता है या ऊष्मा प्राप्त कर ली जाती है। तो इस प्रकार जो है वो आज की इस वीडियो में हमने विभिन्न ऊष्मा संयंत्र के बारे में अच्छे से पढ़ा, और विद्युत ऊर्जा के बारे में हमने बेसिक रूप से जाना। अगला हमारा जो पॉइंट होगा तो उसमें हम
कई और ऊष्मा विद्युत संयंत्र हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।